हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज का द हिंदू का हम सभी जो भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स एंड डिस्कशन है वो हम कंप्लीट करेंगे। और आज है 16 जुलाई। तो देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि इस वीडियो में आपके लिए जो है सभी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स तो मैं कवर करूँगी ही, पर आर्टिकल्स करने से पहले जैसा कि डेली मैं कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करती हूँ, आज के इस वीडियो में जो है वो आपको इन एमसीक्यूज़ के आंसर वीडियो के एंड में मिलेंगे। ठीक है, तो आपने जो है वो यहाँ पर इसको एंड तक देखना है वीडियो को, ताकि आप आंसर्स भी साथ साथ में कर पाएँ। और मेक श्योर कि आप सब जो है वो इसके कुछ नोट्स वगैरह बनाते रहें। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि मैं डेली बेसिस पर पीडीएफ जो है वो अपलोड करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो हमारा आज का जो कोट है वो है कि याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना लोग। तो बेसिकली ये जो है वो बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर हमें अपने सपने को पूरा करना है तो एफ़र्ट भी हमारा ही होगा। ठीक है, उसके लिए हमें जो है वो कंप्लेंट्स नहीं करना है कि देखिए आज बारिश है तो ये हो गया, मैं इस वजह से उठ नहीं पाया जल्दी, या मैं पढ़ नहीं पाया। तो उस तरह से अगर आप कंप्लेन करते हैं तो वो सब चीज़ें करना छोड़ दीजिए। ठीक है, तो वो सब चीज़ों को आपको उस तरह से लेकर के चलना है कि आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है कि अपना आपने जो पूरा ड्रीम है वो अगर पूरा करना है तो उसकी जिम्मेदारी भी आप ही की होगी। बात करते हैं आज के पहले सवाल की। तो सवाल है कि स्वदेश दर्शन स्कीम इज़ द इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। हमारे पास ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़। तो आई होप आपने सबने जो है वो करंट अफेयर्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा और आप सब जो है वो इसका आंसर जानते होंगे। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। बाकी अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आपको वो वीडियो के एंड में मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू कनेक्ट वन डिस्ट्रिक्ट जो मार्ट विद ONDC प्लेटफॉर्म। तो इसको हमने जो है वो किसके साथ में इसको कौन सी स्टेट है जिसने इनको कनेक्ट किया है। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मार्ट को विद ONDC प्लेटफॉर्म के साथ में। तो हमारे पास ऑप्शन है यूपी, बिहार, तेलंगाना एंड असम। ठीक है, तो आप सब ने जो है वो इसके आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाना है साथ साथ में। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन वॉज द लीडर ऑफ विच पार्टी। जैसा कि अभी आपको पता है कि इन्होंने कर दिया है रिज़ाइन, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है कि किस पार्टी के थे। तो पहला ऑप्शन है कंजर्वेटिव पार्टी, रिपब्लिक पार्टी, लेबर पार्टी या अल्बा पार्टी। तो आपने इसका आंसर भी जो है वो कमेंट बॉक्स में दे देना है। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हेन इज़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो हम हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन है जुलाई 7, जुलाई 9 और जुलाई 11 या फिर जुलाई 12। तो आपने इसका भी आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले आर्टिकल से। तो हमारा आज का आर्टिकल है कि IITM रैंक कंट्रीज टॉप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो जो आपको सबको पता है कि यहाँ पर जो है वो रैंकिंग रिलीज़ होती है। ठीक है, कौन सी रैंकिंग है ये, इसको हम बोलते हैं NIRF रैंकिंग। तो NIRF ने जो है वो अपनी लिस्ट ऑफ बेस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ या फिर जो भी वर्सिटीज़ हैं उनकी जो है वो यहाँ पर रिलीज़ कर दी है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये NIRF क्या है, तो आपने इसका फुल फॉर्म जो है वो याद रखना है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल, ठीक है नोट कर लीजिए आप मेरे साथ ही, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो ये जो है वो इसका फुल फॉर्म है, आपको ये याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो NIRF का जो 2022 का रैंकिंग है उसमें अगर हम टॉप 10 को देखें तो ये हमारे पास आता है, एक तो IIT मद्रास आ गया, फिर हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु आ जाता है। ठीक है, इसके आप स्कोर भी देख सकते हैं, 87.59 स्कोर मद्रास का रहा है एंड 83.57 स्कोर जो है वो बेंगलुरु का रहा। फिर आता है IIT बॉम्बे, देन IIT दिल्ली, IIT कानपुर, खड़गपुर, रुड़की एंड गुवाहाटी। और 9th नंबर पर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली एंड JNU
जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी है वो भी 10th नंबर पर रही। तो ये सब आपके लिए कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी, इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ की तो उसमें IISc जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया आपका जवादपुर यूनिवर्सिटी और अमृता विश्व विद्यापीठम जो है ये टॉप 5 रैंक पर रहे यूनिवर्सिटीज़ में। उसके अलावा अगर हम कॉलेजेस की बात करते हैं तो टॉप 5 कॉलेज कौन से रहे, एक तो मिरांडा हाउस हिंदू कॉलेज हो गया, प्रेसिडेंसी कॉलेज हो गया, लोयोला कॉलेज हो गया एंड लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन हो गया। तो ये यहाँ पर हमारे पास टॉप 5 कॉलेजेस रहे। अगर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो इसमें हमारे पास आता है जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग रही, ये इनके टॉप 5 रहे। उसके अलावा टॉप 5 अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे पास IIM अहमदाबाद टॉप पर रहा, IIM बेंगलुरु, फिर IIM कोलकाता एंड दिल्ली और फिर लास्ट हमारे पास टॉप 5 में रहा कोझिकोड। तो ये हमारे पास कुछ नॉर्मल सी रैंकिंग थी। बात करते हैं ये हमारे से यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो आपको ये याद रखना है कि ये 7th कॉन्जिक्यूटिव एडिशन रहा है NIRF रैंकिंग, ठीक है। तो ये कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को या कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सबको रैंकिंग देता है एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स ओवरऑल रैंकिंग फॉर ऑल ऑफ देम कंबाइंड, कि इकट्ठा ही क्या रैंक बनता है वो सब चीज़ों को भी देखता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट्स जो हैं also ranked across 7 subjects domains namely engineering हो गया, मैनेजमेंट हो गया, फार्मेसी हो गया, लॉ, मेडिकल, आर्किटेक्चर एंड डेंटल। तो इन एरियाज़ में भी जो है वो रैंकिंग दी जाती है। अभी बात करते हैं इसके पैरामीटर्स की, इसके रैंकिंग के पैरामीटर्स क्या हैं। तो इसके टोटल 5 पैरामीटर्स है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। पेपर में देखिए पैरामीटर्स वगैरह पर सवाल नॉर्मली बन जाते हैं। तो पहला हमारे पास पैरामीटर रहता है टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज, सेकेंड पैरामीटर है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, थर्ड पैरामीटर है ग्रेजुएशन आउटकम्स एंड फोर्थ है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड लास्ट इज परसेप्शन। तो ये हमारे पास जो है वो 5 पैरामीटर निकल के आते हैं NIRF रैंकिंग के। अभी बात करते हैं इसी रैंकिंग में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो एक प्लेस जो है वो नीचे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आप कॉलेजेस की जो है वो मैंने आपको अभी अभी बताई थी रैंकिंग, वो भी आप देख सकते हैं। मिरांडा हाउस हिंदू कॉलेज हो गया, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन हो गया, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज हो गया, ठीक है। तो इनकी भी आप यहाँ पर रैंकिंग देख सकते हैं 2022 और 2021 के हिसाब से। तो हिंदू कॉलेज की जो रैंकिंग है वो काफ़ी अच्छी रही, वो इम्प्रूव हुई है। मिरांडा हाउस अपनी रैंकिंग पर ही है और लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन अभी 5वें रैंक पर है, जबकि ये पहले दूसरे रैंक पर होता था। तो इसकी रैंकिंग भी जो है वो गिर गई है। आत्माराम सनातन जो धर्म कॉलेज है उसकी रैंकिंग इंप्रूव हुई है, ये 7वें रैंक पर आ गया है 12 से, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आपने यहाँ पर डेटा जो है वो इसके रिगार्डिंग देख लेना है। बात करते हैं DU की, तो ये 1 स्पॉट से जो है वो स्लिप कर गया है और ये अभी 13th प्लेस पर आ रहा है, ठीक है। एंड इन द 7th एडिशन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो NIRF में ये अभी जो है इसका जो है वो आपको पता है कि 7th एडिशन है और यहाँ पर ये 13th प्लेस पर DU का रैंक रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो बताई जा रही हैं। JMI की बात करते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की, तो इसकी जो टैली है वो इम्प्रूव हुई है, ये 6th स्पॉट पर आ गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ओके। तो 6 स्पॉट पर ये लास्ट ईयर था, मतलब 2021 में ये 6 स्पॉट पर था और अभी जो है वो ये 3rd नंबर पर है JMI, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये 2022 में 3rd नंबर पर है। उसके अलावा आपकी जो JNU है इसने अपनी 2nd पोजीशन बरकरार रखी है और ये उसी पोजीशन पर अभी भी है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है कि फिल्म पर्सनैलिटी जो है पार एक्सलेंस, इनकी अभी ऑबिचुरी से हमारा एक जो है वो यहाँ पर सवाल बन सकता है कि अभी यहाँ पर इनकी डेथ हुई है, तो प्रताप पोथिन इनका नाम था, ठीक है। ये तमिल और मलयालम सिनेमा में काम करते थे, 69 उम्र में जो है वो इनकी डेथ हुई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है वो थोड़ा बहुत देख लेना है, ठीक है। तो इनकी पहली फिल्म कौन थी? आरावम, ये 1978 में जो है वो रिलीज़ हुई थी। बात करते हैं मंकी पॉक्स की, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, कल भी हमने इसके ऊपर जो है वो आर्टिकल डिस्कस किया था। तो मंकी पॉक्स जो केरला में है वो हाई अलर्ट में इस समय चल रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मंकी पॉक्स की, तो जो कंडीशन है यहाँ पर पेशेंट की वो अभी सेटिस्फैक्ट्री बताई जा रही है, पर 16% जो ऐसे हैं जिनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आए हैं और उनको क्वारंटाइन करने की जो है वो टोटल बात की जा रही है। ठीक है, तो मंकी पॉक्स के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स को, और ये इन्फेक्शन जो है वो 2 पीरियड में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका इन्वेजन पीरियड जो 0 से 5 दिन के भीतर रहता है, तो इसमें आपको फीवर होता है या इंटेंस हेडेक होगा या आपका लिम्फेंडोपैथी होगा या फिर बैक पेन हो जाएगा, मलेरिया की बात करते हैं, इंटेंस एस्थीनिया वगैरह आपको फील होगा, तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी आती है। स्किन इरप्शन वगैरह होता है, यूजुअली जो है वो 1 से 3 दिन तक जो है वो ये फीवर वगैरह रहता है, और रैश वगैरह होना शुरू हो जाते हैं फेस पर या और भी कहीं पर बॉडी पार्ट में। ठीक है, और ये जो है वो किस तरह से स्प्रेड होता है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रॉम एनिमल टू अ पर्सन ये स्प्रेड हो सकता है, अगर एनिमल बाइट करता है या स्क्रैच कर देता है कहीं पर तो वहाँ से ये स्प्रेड हो सकता है। ईटिंग प्रोडक्ट मेड ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, अगर आप उनको खाते हैं या फिर आप अनकुक्ड मीट को खाते हैं जिस इन्फेक्टेड एनिमल का, तब भी आपको हो सकता है। या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपका जो बॉडी फ्लूइड और रैशेज से हो जाता है तब भी आपको हो सकता है। बोले फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन किस तरह से फैलता है उसके बारे में कुछ बातें बताई हैं। तो बोले कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड रैशेज, स्क्रैब्स और बॉडी फ्लूइड्स वगैरह अगर आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तब होगा, या फिर बहुत ही ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में आप आते हैं मोर देन फॉर आवर्स, तो तब भी आपको हो सकता है। ठीक है, तो WHO ने ये सब चीज़ें जो है वो हमें बताई हैं। इसी के बारे में एडिटोरियल में भी एक आर्टिकल था टाइम फॉर विजिलेंस के नाम से, तो बोल रहे हैं कि जो भी इंक्रीज कर दी है अभी गवर्नमेंट ने टेस्टिंग एंड बिल्डिंग अवेयरनेस एंड नॉट स्टिग्मेटाइजेशन एंड कैन स्टॉप द स्प्रेड ऑफ मंकी पॉक्स, कि मंकी पॉक्स के स्प्रेड को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसने टेस्टिंग बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दी है, अवेयर करना शुरू कर दिया है लोगों को, और स्टिग्मेटाइजेशन ही नहीं है सिर्फ, और इसके अलावा जो है वो इसके स्प्रेड को रोकने पर भी ये काम कर रहे हैं। तो बात करते हैं इसकी फर्स्ट केस की, तो जो ये वायरस है आउटसाइड अफ्रीका पहली बार देखा गया, क्योंकि पहले तो ये आपका 1970 में देखा गया था, पहली बार ये वायरस 1970 में देखा गया, कहाँ पर, कॉन्गो में देखा गया था। और अभी बात कर रहे हैं कि ये जो फर्स्ट केस हमें इसका देखने को मिला वो अफ्रीका के बाहर, वो हमें देखने को मिला था यूके में, और वो हमें 6 मई 2022 में देखने को मिला था, क्योंकि पहले ये अफ्रीका सेंट्रिक ही था, अभी पहली बार 2022 में ये अफ्रीका से बाहर वायरस आया है। तो बोला कि वायरस हैज़ स्प्रेड टू ओवर 63 कंट्रीज़, यूरोप हैज़ रिपोर्टेड, इन्होंने रिपोर्ट किया है कितने केसेस, 8000 से भी ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं 35 कंट्रीज़ में ही टोटल। तो ये जुलाई 12 का जो है वो डेटा है, और यूएस में 1000 से ज़्यादा, लगभग 1500 के करीब 14 जुलाई तक जो है वो केसेस आ चुके हैं। तो बोला कि नेवर बिफोर हैज़ वायरस स्प्रेड मोर देन 100 पीपल अ ईयर ड्यूरिंग द आउटब्रेक इन एंडेमिक एक्सेप्शन क्या है इसका, कॉन्गो, यानी कि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी एंडेमिक के दौरान जो ये वायरस जो है वो एक साथ में 100 लोगों से ज़्यादा फैला हो। कॉन्गो में तो ऐसा हो चुका है पर बाकी जगहों पर नहीं। तो बोले इनफैक्ट अगर हम बात करें कि सस्टेन ट्रांसमिशन बियॉन्ड फ्यू जनरेशन हैज़ बिन रियर इन अफ्रीका, कि वहीं पर ये कुछ जनरेशन तक रहा, पर इन कॉन्ट्रास्ट रैपिड इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है, जो जियोग्राफिकल इसमें स्प्रेड देखने को मिल रहा है कि अफ्रीका से बाहर, या इनफैक्ट अभी इंडिया में भी आ गए, तो हमें बाहर की कंट्रीज़ में भी ये देखने को मिल रहा है। तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है वो अभी हो रहा है, और ये ज़्यादा सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से हो रहा है, और मेनली जो इफ़ 2 men आर हैविंग सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, तो उससे जो है वो ये ज़्यादा फैल रहा है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि वाइल अ फ्यू रेव पार्टीज इन स्पेन और बेल्जियम टर्न आउट टू बी सुपर स्प्रेडर इवेंट्स, इनको बता रहे हैं कि यहाँ से जो है वो ज़्यादा स्प्रेड हुआ, और WHO ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि जो अनडिटेक्टेड ट्रांसमिशन हो रही है अननोन ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, जो ये बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर देगा ऐसे स्प्रेड इवेंट्स को, कि बहुत जल्दी ये वायरस जो है वो स्प्रेड हो सकता है। तो बोला कि ये रिस्पॉन्सिबल होगा केसेस बीइंग डिटेक्टिव simultaneously in several countries outside Africa with cases across 10,000 mark in non-endemic countries and large number of cases हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे स्पेन में 2000 से ज़्यादा केसेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो स्पेन और बेल्जियम है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इनको स्प्रेड किया है कहीं ना कहीं, और WHO का ये क्यास लगा रहे हैं कि अभी तक बहुत सा ऐसा हो सकता है कि अनडिटेक्टेड ट्रांसमिशन हो रहा हो विद इन अ नॉन पीरियड ऑफ टाइम, तो उससे बहुत ज़्यादा और भी एम्पलीफाई हो सकता है। और ये भी देखने को मिल सकता है कि आउटसाइड ऑफ अफ्रीका जो बाकी की कंट्रीज़ हैं, नॉन एंडेमिक एरियाज़ हैं या कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी ये जो है
ये 10,000 से ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिल सकते हैं टोटली बात करें तो। स्पेन में 2,000 से ज़्यादा केसेस हैं, यूके में आपको 1700 के करीब केसेस देखने को मिलेंगे, जर्मनी में 1500 से ऊपर केसेस हैं, यूएस में 1500 के करीब केसेस हैं, ठीक है। तो ये जो वायरस है ये इस्टेब्लिश कर चुका है पूरी तरह से खुद को, और ये बाकी कंट्रीज़ में भी बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही ग्रेव प्रॉब्लम बनती जा रही है। अब हो रहा है कि 1970 में सबसे पहले ये हमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखने को मिला था वायरस। तो ये वायरस जो है वो एंडेमिक हो गया 11 कंट्रीज़ ऑफ अफ्रीका में, और बहुत ही स्मॉल आउटब्रेक यहाँ पर हमें देखने को मिला था। तो इसके ऊपर ज़्यादा कुछ स्टडी नहीं की गई, कुछ सालों तक कोई ज़्यादा किसी ने सोचा नहीं कि हम इसके बारे में देखते हैं कुछ, तो वो सब चीज़ें निकल गया। अब ये वायरस जो है वो फ्री टू रन था और ये नॉन एंडेमिक कंट्रीज़ में भी पहुँचा, और साइंटिस्ट जो है वो अभी अनवील कर रहे हैं इसके बारे में कुछ डिस्कम्फर्टिंग फैक्ट। ये बोल रहे हैं कि वायरस अपीयर्स टू म्यूटेट एट मच हायर रेट देन वाज एज्यूम्ड, कि हमने इतना क्यास नहीं लगाया था कि इतनी जल्दी ये वायरस म्यूटेट करेगा, बट ये बहुत जल्दी म्यूटेट कर रहा है। और ये अगर हम बात करें कि बेस्ड ऑन जीनोम सीक्वेंसेस फ्रॉम करंट आउटब्रेक दे हैव फाउंड द इमर्जेंस ऑफ नोवल क्लेड ऑफ द वायरस इन अर्ली मार्च, कि मार्च के आसपास की बात अगर हम करें तो ये करंट आउटब्रेक जो अभी निकल के आ रहा है ये इमरजेंट सिचुएशन की तरफ को हमें कहीं ना कहीं लीड कर रहा है। तो रीसेंट स्टडी ये हमें बताती है कि जो मंकी पॉक्स वायरस है उसके डीएनए सैंपल्स ऑफ सीमेन या स्लाइवा, यूरिन, रेक्टल या स्वैब्स एंड फीसेस या फिर हाई वायरल लोड्स या इन्फेक्शियस एंड डिजीज़ पोटेंशियल और बॉडी फ्लूइड्स वगैरह को जो है वो उतना ज़्यादा स्टडी अभी तक जो है वो नहीं किया गया है, ठीक है। तो बोला कि न्यू क्लेड बाय इटसेल्फ हैज़ अ हायर पोटेंशियल फॉर ह्यूमन स्प्रेड इज़ नॉट नोन, ठीक है, बट श्योरली क्लोज सेक्शुअल कॉन्टैक्ट providing the virus must opportunity to spread within MSM, it means दो मैन के बीच में जो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट है उससे और भी ज़्यादा ये बढ़ सकता है, उसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट से बढ़ेगा, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन जो फैल रहा है वो ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, ये इस पूरे आर्टिकल में जो है वो बोला गया है, ठीक है। तो इसके बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। तो बोल रहा है कि अभी गवर्नमेंट ने टेस्टिंग वगैरह इंक्रीज़ कर दी है, अवेयरनेस बिल्ड करना शुरू कर दिया है, और ताकि इस वायरस पर जो है वो रोकथाम लगाई जा सके। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि बोल रहे हैं कि यूक्रेन वॉर एंड द रिटर्न ऑफ यूरोसेंट्रिज्म मीन्स यहाँ पर ये जो एडिटोरियल में आपका आर्टिकल छपा है बहुत ही एक अलग एंगल हमें यहाँ पर दिखा रहे हैं ये रशिया यूक्रेन वॉर का, और ये क्या बोल रहे हैं कि यूरोप पर इसका क्या असर पड़ रहा है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये राइटर ने यहाँ पर कुछ चीज़ों की ओर ध्यान ले जाने की कोशिश की है। जैसे बोले कि पॉलिटिकल और मिलिट्री आफ्टरमैथ ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट कुड सेट स्टेज ऑन द रिटर्न ऑफ यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर, मीन्स अभी यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड हो सकता है वापस आ जाए, क्योंकि अगर आप अभी देखें तो अभी जो है वो या तो लोग, आपको पता है कोल्ड वॉर के दौरान या तो प्रो रशिया लोग थे या फिर तो प्रो यूएसए लोग थे, ठीक है, जो प्रो अमेरिका थे। तो उस तरह से ये बाइपोलर वर्ल्ड जो है वो हो चुका था, बट अब यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे ही यूएसए को आज़ादी मिली, हमने जो है वो इसी मंथ इसके ऊपर भी एक आर्टिकल कवर किया था, तो आप मुझे जो है वो बताइए कि यूएसए कब इंडिपेंडेंट हुआ था, डे एंड ईयर, दोनों चीज़ें जो है वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर क्या बात करें कि अगर आप यूएसए की बात करें, यूएसए जैसे इंडिपेंडेंट हुआ, आपको पता है कि नहीं, पहले ब्रिटेन जो है वो पूरा का पूरा खुद देखा करता था सब चीज़ों, मतलब पूरा एक तरह से रूल किया, राज किया ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन का जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था, पर जैसे यूएसए आज़ाद हुआ तो इसने जो है वो जैसे रशिया के साथ में जो है वो इनकी थोड़ी सी अनबन स्टार्ट हुई, और वो सब चीज़ें कोल्ड वॉर के दौरान हमने देखा कि बाइपोलर वर्ल्ड हो गया, कहीं ना कहीं ब्रिटेन का जो इम्पोर्टेंस था वो चला गया। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि जो आपका यूएसए है या जो यूरोप का जो था पूरा का पूरा एक प्रभुत्व वो चला गया, और यूएसए बहुत ही पावरफुल बन गया। आप किसी भी टर्म में देखो, इकोनॉमी के टर्म में देखो, आप किसी भी टर्म में डिफेंस का देख सकते हो, तो कुछ भी है, जैसे यूएसए का नाटो निकल के आया, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इसको अच्छा माना जाता था, अगर हम डिफेंस की टर्म में ही पूरा का पूरा आर्टिकल इसके बारे में बात करें।
तो नाटो आया और नाटो ने जो है वो सारी चीज़ों को देखा और एक जो है वो विश्वास था लोगों को कि नहीं, जब अटैक होगा तो नाटो कुछ ना कुछ जो है वो करेगा। बट यहाँ पर हम देखें कि जब आपकी यूक्रेन और रशिया की ये जो वॉर है, इसमें यूएस से जो है वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं आ नहीं रहा है। तो उसके बारे में यहाँ पर जो है वो राइटर बोल रहे हैं कि वॉर एंड इनसिक्योरिटी जो है वो यूरोप में पूरी तरह से फैल चुकी है। तो हमें यूरोसेंट्रिक होना पड़ेगा, यानी कि हमें जो है वो यूएसए के ऊपर जो हमारी डिफेंस के रिगार्डिंग जो डिपेंडेंसी है उसे हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वो इसके बारे में पूरा का पूरा आर्टिकल है। तो बोल रहे हैं कि यूएस कंटिन्यूज टू डोमिनेट द ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी लैंडस्केप एंड लाइकली टू रिमेन सो। वो पूरा उसको अभी भी डोमिनेट तो करता ही रहेगा, बट न्यू सिक्योरिटी कॉन्शियसनेस एंड यूरोप विल रिड्यूस वॉशिंगटन एबिलिटी टू कंटिन्यू द फल्क्रम ऑफ द ट्रांस अटलांटिक स्ट्रैटेजिक इमेजिनेशन, कि उनको लगता था नहीं ये जो है वो लोग हेल्प करेंगे, वो सब चीज़ों को ये अब छोड़ देंगे। ठीक है, तो रशिया का जो एग्रेशन है यूक्रेन के प्रति, उसने बहुत ही अनमिजिबल फीलिंग जो है वो छोड़ दी है। इनसिक्योरिटी यूरोप में उसकी वजह से फैल गई है, उसके बारे में पूरा बता रहे हैं। तो अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी बोलते हैं कि दिस राइटर रिसेंटली स्पेंड अ वीक टॉकिंग ऑफिशियल्स या पार्लियामेंटेरियन से बात किया, जर्नलिस्ट से बात किया। तो बोला कि स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी के बारे में पूरा का पूरा बता रहे हैं कि ये खुद स्टेप्स ले रहे हैं कि हम खुद अपने बलबूते पर स्टैंड हो पाएँ, हमें डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। तो यूरोप हैज़ बीन रूडली वोकन अप फ्रॉम द लेजी स्लम्बर ऑफ द स्वीट ड्रीम्स अबाउट लास्टिंग पीस एंड वर्चूज ऑफ द पैसिसिज्म, कि अब उस पैसिफिक फेज से जो है वो यूरोप जाग चुका है और पूरा का पूरा आगे बढ़ने को तैयार है, अग्रसर है। तो उसके बारे में यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है। बात करते हैं आपके नाटो की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी की। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि द यूरोपियन यूनियन कमीशन इन ब्रसेल्स हैज़ बैक्ड कीव्स बिड फॉर EU candidatures and 30 states military alliance and NATO has 2 more members in its fold। इन्होंने जो है नाटो ने किनको ले लिया, फिनलैंड और स्वीडन को जो है वो इनको एंट्री दे दी है। तो ये सब चीज़ें जो है वो पता चल रहा है कि यहाँ पर पुतिन के इस एग्रेशन की वजह से जो है वो फिनलैंड और स्वीडन ने कहीं ना कहीं डर से जो है वो यहाँ पर नाटो को एक्सेप्ट कर लिया और नाटो के मेंबर बन गए हैं, नहीं तो ये पहले इसके मेंबर नहीं थे। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन को ये लग रहा है कि नहीं, हमें भी कुछ ऐसा सिस्टम जो है वो रेडी करना चाहिए, मतलब ऐसा तो नहीं, मतलब कुछ हमें भी जो है वो डिफेंस सेक्टर में कुछ सिक्योरिटी जो है वो हमें भी होनी चाहिए, उसके बारे में टोटल बात करें। तो बोले कि जर्मनी जो है न्यू सिक्योरिटी थिंकिंग की तरह यूरोप में काम कर रहा है और इट इज़ कमिंग आउट विद इट्स सेल्फ इमेज ऑफ बीइंग अ पैसिफिस्ट नेशन, कि उससे जो है वो ये बाहर निकल रहा है। एक पैसिफिस्ट नेशन जो ये बन चुका था कि पीस लविंग एंड ऑल दोज थिंग, तो उससे जो है वो बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जर्मन पार्लियामेंट में जर्मनी के न्यू जो चांसलर हैं, कौन है, ओलफ स्कोल्स, इन्होंने बोला है कि 24 इन्वेजन जो फरवरी 24 को इन्वेड किया है यूक्रेन के ऊपर, ये जो रेवोल्यूशन वगैरह जो चला ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द पोस्ट वॉर यूरोप, अ कंट्री दैट हैज़ 2 decades स्पेंट नो मोर देन 1.3% ऑन डिफेंस विल नाउ स्पेंड मोर देन 2% टू बीफ ऑफ इट्स डिफेंस, कि हम जो है वो पहले जो है वो 1.3% से ज़्यादा स्पेंड नहीं करते, पर हम 2% अब जो है वो अपने डिफेंस सेक्टर पर लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो है वो इसके बारे में बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर आप एक चीज़ देखें कि हम यूएसए की बात करें कि यूएसए आ क्यों नहीं रहा है यहाँ पर डायरेक्ट, अगर जैसे पर यूएसए भी डरा हुआ ना, जैसे कि वियतनाम में हुआ या जैसे अफगानिस्तान में हुआ, तो उसके बाद में यूएसए अब डायरेक्ट अपनी फोर्सेस कहीं पर भेजना नहीं चाहता, वो एक और नए पचड़े में फंसना नहीं चाहता। तो उसके रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पर ये यूएसए भी कुछ चीज़ें सोच रहा है। तो बोले कि व्हाट डज दिस मीन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द रीसेंट स्टेटमेंट emanating from Europe that democracies should come together to defeat non-democratic aggressor is a taste of the thing to come. Eurocentric worldview of friends and enemies will define its एंगेजमेंट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरा का पूरा हमें यूरोसेंट्रिक सब चीज़ों को करना पड़ेगा, एक वर्ल्ड व्यू लेकर के आना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स का और एनिमीज़ का उनको डिफाइन करना है और वो उसी तरह से उनसे हमें एंगेज होना पड़ेगा।
इंडिया इज़ अ फ्रेंड बट इट्स टेक ऑन यूक्रेन वॉर इज़ नॉट फ्रेंडली इनफ फॉर यूरोप। तो बोल रहे कि इंडिया वैसे फ्रेंड तो है, बट जो यूक्रेन वॉर में इनका जो स्टैंड है तो उससे हमें उतना ज़्यादा फ्रेंडली इनसे नेचर जो है वो रिसीव हुआ नहीं। जैसे आपको पता है कि हमें जो है वो ऑयल वगैरह परचेज़ करने से मना किया गया था रशिया से, बट फिर भी इंडिया ने जो है वो अपनी एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी को दिखाते हुए वो परचेज़ करना बंद किया नहीं। तो उसके बारे में यहाँ पर ये जो है वो बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी निकल के आ रही हैं। तो बोल रहा है कि इससे यूनिलेटरल अटेम्प्ट बोल सकते हैं कि शेप ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस इमेज विल ऑल्सो बी पोर्ट्रेड एज एन अटेम्प्ट टू काउंटर चाइनीज़ अटेम्प्ट इन द ग्लोबल डोमिनेशन। कि चाइना भी जैसे ग्लोबली वो करता है, आगे से आगे आने की कोशिश करता है। जैसे हम अगर एक चीज़ देखें कि चाइना जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से अपना डोमिनेशन दिखाता है, चाहे हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन की या फिर हम बात करते हैं साउथ चाइना सी की, तो कहीं ना कहीं अपना डोमिनेशन जो है वो दिखाने की कोशिश करता है। तो चाइना जो भी ग्लोबल डोमिनेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है ट्रेड के मामले में, हर एक चीज़ में, तो उसको भी यहाँ पर ये पोर्ट्रे करते हुए दिखाना है कि वो भी तो यूएसए के जो उससे हैंगओवर से बाहर निकला है, तो वो सब चीज़ों को अब हमें भी करना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं कि टू पॉलिटिकली एंड नॉर्मेटिवली अपोज द सेटिंग ऑफ द ग्लोबल एजेंडा बाय यूरोपियंस और टू बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। ठीक है, तो बोले कि अब यूरोप की में ये जो रशिया और यूक्रेन की जो वॉर छिड़ी हुई है उसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं। तो बोले कि यहाँ से हमें एक मेन मैसेज मिल रहा है कि यूरोपियन नैरेटिव जो यूक्रेन को लेकर के है वो क्या है कि यूरोपियन स्टेट्स ये चाहती हैं कि ये जो वॉर है, ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा उनको लग रहा है कि थ्रेटनिंग है इंटरनेशनल स्टेबिलिटी के लिए, रूल बेस या ग्लोबल ऑर्डर के लिए। ठीक है, उसके अलावा इसको बहुत ही ज़्यादा कम रिकॉग्निशन जो है वो मिल रही है। तो ग्लोबल नॉन वेस्ट पॉलिटिकल प्रायोरिटाइज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम एड्रेसिंग ऑब्जेक्ट ऑफ पॉवर्टी की पॉवर्टी होगा, अंडर डेवलपमेंट हो जाएगा या सोशल कोहेशन हो जाएगा, इससे लोकल कन्फ्लिक्ट्स वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, जेन्युइन सरप्राइज देखने को मिलेगा वेस्टर्न कैपिटल्स में। तो वो सब चीज़ें आपके यहाँ पर निकल के आएंगे। अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अबाउट रशियन एग्रेशन इन यूरोप, तो वो सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि रशियन एग्रेशन से यूरोप में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इसको उस तरह से देखा जा रहा है, उस तरह से इस बारे में बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक ही बात निकल के आई है कि हमें यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू लेकर के आना है। जैसे हमें यूएसए सेंट्रिक नहीं होना है, हमें यूरोसेंट्रिक होना है। वो सब चीज़ों के बारे में ये बात करें। नेक्स्ट बहुत ही शानदार आर्टिकल है, बोले डेफिसिट डाउट्स। अब देखिए कल मैंने डिटेल में आपसे जो है वो एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें मैंने करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में बात की थी। ये आर्टिकल भी उसी से मिलता जुलता है। आए दिन जो है वो आपके ऐसे आर्टिकल्स जो है वो आते ही रहते हैं। तो बोले कि फ्रेटिंग अबाउट करंट अकाउंट डेफिसिट इज वारंटेड एंड फिजिकल स्पेस मस्ट बी रीअसेस्ड। तो यहाँ पर हम सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बोले कि बहुत से स्टेप लिए हमारी सरकार ने कि वो इस उसने बहुत से ऐसे विंडफॉल ऑफ टैक्सेस वगैरह सब चीज़ें लगाई हैं, वो सब चीज़ें किया, हायर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाया है फॉरेक्स ड्रेन्स लाइक गोल्ड के ऊपर या फिर बाकी चीज़ों के ऊपर। देखिए गोल्ड के ऊपर अगर हम बात करें कि क्यों यहाँ पर जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा रहे हैं, क्या है बेसिकली क्या होता है कि आप सबको पता है कि रुपये की वैल्यू जो है वो घट रही है और डॉलर की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है और बढ़ती ही जा रही है और रुपये की वैल्यू घट रही है, और उसकी वजह से इंडिया में जो है वो बहुत सी इन्फ्लेशन आ रही है और इन्फ्लेशन की कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पर जो है वो टोटल एक बात निकल के आती है कि अगर हमें रुपये की वैल्यू को बढ़ाना है तो हमें अपने इम्पोर्ट्स को कम करना होगा, है ना। इम्पोर्ट्स जब हमारे ज़्यादा हो जाते हैं और हमारे एक्सपोर्ट जब कम होते हैं, इसका मतलब होता है कि हमारी इनकम कम है, हमारा खर्चा ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट या फिर हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो हम गोल्ड को इम्पोर्ट करते हैं, गोल्ड को हम इंपोर्ट करते हैं। तो अब गोल्ड के ऊपर जब सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी है, यानी इंपोर्ट करने पर जो है वो ज़्यादा टैक्स पड़ेगा, यानी गोल्ड हो गया है महंगा। तो महंगा गोल्ड लोग कम खरीदेंगे, तो हम इंपोर्ट कम करेंगे। और करंटली मतलब कि अगर हम एक चीज़ को सोचें तो हमारा यहाँ पर जो ये करंट अकाउंट डेफिसिट है कहीं ना कहीं जो है वो ये लाइन पर आ सकता है। तो बोला कि गोल्ड हैव क्रेडिटेड फ्रॉम लिफ्टिंग सम ऑफ द डार्क क्लाउड्स ओवर द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी के ऊपर जो ये काले बादल इंपोर्ट ड्यूटीज इंपोर्ट के छाए हुए थे जो हम गोल्ड ले रहे हैं उसको कुछ हद तक इन्होंने छांट दिया है, पर फिर भी जो गोल्ड की अर्ज है सोसाइटी में वो ख़त्म होती नहीं है। तो विल कंटिन्यू टू बाय गोल्ड, अभी भी हम खरीदते ही रहते हैं और खरीदेंगे भी। तो बोले कि डिस्पाइट एक्साइज ड्यूटी
cuts on petrol and diesel, Ministry believes India's fiscal math for the year will not unravel thanks to the recent tax levies and healthy goods and services tax collections. ठीक है, तो बेसिकली इसके बारे में क्या बोला जा रहा है? अब देखिए कि क्या चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं. हम दो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं. हम इंपोर्ट कर रहे हैं एक तो गोल्ड को, दूसरा हम इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल को, है ना. तो बोल रहे कि यहाँ पर जो है वो एक्साइज ड्यूटीज कुछ हद तक कट की हैं पेट्रोल पर, ठीक है, पेट्रोल और डीजल पर. तो अब कट करने की वजह से भी क्या हुआ, है ना, अब हमें पेट्रोल जो है वो कुछ हद तक सस्ता मिलेगा. उतना तो नहीं मिलेगा पर कुछ हद तक सस्ता मिलेगा. अब ये जो आपकी मिनिस्ट्री है ये क्या बोल रहे हैं, इनको ये विश्वास है कि इंडिया का जो फिस्कल मैथ है पूरे ईयर का वो जो है वो यहाँ पर उसके बारे में पूरा बोला कि जो भी हमने टैक्सेस वगैरह लगाए हैं, हेल्दी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन जो हमने किया है उसकी वजह से वो अनरिवल होगा कहीं ना कहीं. ठीक है, तो ये चीज़ बोल रहे हैं. अब बोल रहे कि इंडस्ट्रियल मेटल प्राइसेस की बात करें तो वो हमें पिछले 6 महीनों में थोड़े से कम देखने को मिल रहे हैं. अब बोले कि प्राइसेस फॉर सम फूड आइटम्स जो है वो फाइलिंग ऑफ देयर पीक्स एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो डिसेंड कर रहे हैं इन द फेस ऑफ फियर्स ऑफ अ रिसेशन एंड मे डेवलप नेशंस हैव हेल्थ. तो यहाँ पर रिसेशन जैसी सिचुएशन भी बन सकती है. हमने कल भी इसके बारे में डिटेल में चर्चा की थी कि ऑयल के प्राइसेस किस तरह से फूड आइटम्स और सब चीज़ों के ऊपर असर डालते हैं. तो बोल रहे हैं कि अब ये जो फेयर है डू नॉट ट्रांसलेट इनटू द सस्टेन्ड एंड मीनिंगफुल ड्रॉप इन फूड एंड एनर्जी प्राइसेस की. उतना भी हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं चाहे हम इनको कम भी कर दें उसके बावजूद भी उतना ज़्यादा असर जो है वो पड़ेगा नहीं. तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो डिटीरियरेट होगा 2022 से 23 तक ऑन द अकाउंट ऑफ कॉस्टलियर इम्पोर्ट्स एंड टेप्ड एक्सपोर्ट्स इन द मर्चेंडाइज अकाउंट्स एंड मिनिस्ट्री हैज़ कॉशन कि कॉस्टली होने के बावजूद हमें चीज़ें खरीदनी पड़ रही है. जैसे गोल्ड की बात की, इंपोर्ट हम तब भी कर रहे हैं जबकि कॉस्टली भी है, बट फिर भी जो है वो कुछ हद तक कुछ ना कुछ जो है वो इसमें फ़र्क पड़ेगा. तो इंडिया का जो हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस है फ्यूल के ऊपर मीन्स ऑयल या फिर आपकी जो भी ट्रैजेक्टरीज हैं वो हमारे मैक्रो पैरामीटर्स के ऊपर कुछ ना कुछ असर डालेगा, इंक्लूडिंग जो भी इन्फ्लेशन या ग्रोथ या करंट अकाउंट बैलेंसेस है, फिजिकल मैनेजमेंट है रुपी का, वो सब उस सब चीज़ों पर ये थोड़ा सा इम्पैक्ट डालेगा. ठीक है, इन्फ्लेशन और ग्रोथ जो है वो दोनों चीज़ें लिंक करती हैं एक दूसरे से. अब बोला कि इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो बोला मेकर्स आर राइटफुली कंसर्न्ड अबाउट द करंट अकाउंट डेफिसिट, उसके बारे में सोचते हैं, एंड वाइडनिंग शार्पली फ्रॉम 1.2% ऑफ जीडीपी लास्ट ईयर की उससे जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट से इतना ज़्यादा फर्क पड़ा, हमारी 1.2% जीडीपी का पड़ा है लास्ट ईयर. बोला कि स्लोइंग एक्सपोर्ट्स आर कॉस्टलियर एंड इन इलास्टिक इम्पोर्ट्स ऑयल हैव ट्रिगर्ड रिकॉर्ड मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट फ्रॉम 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक तरह से अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट्स हमें जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो पड़ गए हैं. और क्यों पड़ गए हैं? क्योंकि कॉस्टली हैं. हमें अपनी चीज़ें जो है वो महंगी पड़ती हैं, बाहर की चीज़ें हमें सस्ती पड़ती हैं. यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिल गई है और बाहर जो है वो हमारी चीज़ों को उतनी महत्वता मिल नहीं रही है, तो एक्सपोर्ट जो है वो कॉस्टली हो चुके हैं. और जो हम इनइलास्टिक इम्पोर्ट जैसे ऑयल है वो हमें करना ही पड़ेगा, है ना. तो वो सब चीज़ें जो है वो उसकी वजह से जो आपका ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है. ठीक है, आप बोला कि बैटिंग द CAD विच इज स्ट्रिपिंग द रुपी एंड मेकिंग इम्पोर्ट्स इवन कॉस्टलियर एंड वाइडनिंग द CAD फर्दर. अब एक्सपोर्ट तो कॉस्टली है ही है, बट उसके बावजूद ये जो CAD करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है और रुपी की वैल्यू जो घट रही है. अब देखो इसका मैं एक बहुत ही सिंपल सा आपको एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कोई भी कॉमोडिटी है हम बाहर से परचेज करें, हम उसका क्या करें, इंपोर्ट करें. ये ए कॉमोडिटी है, ये मुझे जो है वो मान लो कि 80 रुपये के पास में जो है वो अब 1 रुपया है ना. तो लेट्स से कि ये कॉमोडिटी जो है वो मुझे जो है वो $1 की पड़ती है. तो मुझे ये अब इंपोर्ट करवानी है, ये मुझे लेनी है, तो मुझे कितने देने पड़ेंगे. तो मान लो कि इसकी रुपी की वैल्यू लेट्स से 60 है, तो इस समय मुझे 60 रुपये देने पड़ रहे हैं $1 के लिए, है ना. तो इससे क्या हो रहा है, रुपी जो है वो ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, तो रुपी ज़्यादा बाहर जा रहा है और डॉलर जो है वो कम जो है वो जा रहा है. तो डॉलर क्या हुआ, डॉलर की कमी है और रुपी की बहुलता है. अब क्या हो गया कि अब रुपी फर्दर गिर जाता है और मुझे 80 रुपये अब उसी चीज़ के लिए, एक कमोडिटी के लिए मुझे 80 रुपये देने पड़ते हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
यहाँ पर क्या हुआ, रुपी और भी ज़्यादा गया। तो यहाँ पर रुपी जितना ज़्यादा जाएगा, जो चीज़ जो है वो इकोनॉमी में जितनी ज़्यादा जाएगी उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू गिरेगी, जो जितनी कम जाएगी उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा उठेगी। जैसे डॉलर की वैल्यू उठ रही है क्योंकि डॉलर की कमी है मार्केट में, क्योंकि डॉलर उतना है नहीं मार्केट में, और रुपी की वैल्यू घट रही है क्योंकि रुपी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो वो सब चीज़ों की वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पर निकल के बात आती है, बहुत ही सिंपल सी बात है। आई थिंक आपको जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला कि जो CAD है मे हैव हिट 2.7% ऑफ GDP इन द फर्स्ट क्वार्टर में इतना हमें देखने को मिल सकता है। एंड सम रिकॉर्ड, बट इफ डेवलप्ड इकोनॉमीज स्लो डाउन द एक्सपेक्टेड एंड द शेल ऑयल सप्लाईज पिक्स अप एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस को ड्रॉप लोअर देन द फुल ईयर डेफिसिट में इम्प्रूव। तो आप एक चीज़ सोच सकते हो कि अगर यहाँ पर ये हो सकता है कि जो डेवलप इकोनॉमीज़ हैं वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाए और वो वहाँ पर हमें कुछ ऑयल के प्राइसेस वगैरह में कुछ चेंजेस देखने को मिले, या क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो ड्रॉप हो जाए, तब थोड़ा सा हमारा ये जो CAD है या जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमें इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो निर्मला सीतारमन है वो क्या बोलती है, वो उन्होंने एश्योर किया है कंट्री को कि पॉइंटेड आइटम बाय आइटम अटैक ऑन इन्फ्लेशन टू इंश्योर ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स नॉट हिंडर्ड। आइटम टू आइटम बाय आइटम अटैक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर पूरा का पूरा ये आर्टिकल था। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में ये आर्टिकल था। और गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं, उसके बारे में था कि गवर्नमेंट इसके बारे में क्या सोच रही है। जैसे इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया है गोल्ड के ऊपर, ठीक है, या फिर जो वो सब चीज़ें आपकी चल रही, तो उसके बारे में जो है वो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। और क्या क्या RBI जो है वो स्टेप्स ले सकती है, उसके बारे में चीज़ें बताई गई हैं इस आर्टिकल में। ठीक है, तो बोल रहे कि अगर फिस्कल डेफिसिट जो है इज़ नॉट कंसर्न इन टैक्स रेवेन्यूज में इनफैक्ट ऑफशूट बजट एस्टिमेट्स, तो हाई इन्फ्लेशन यहाँ पर हो सकती है। अब देखिए फिस्कल डेफिसिट अगर मतलब यहाँ पर देखने को मिले कि टैक्स रेवेन्यूज को अगर हमने नहीं देखा अच्छे से, सब चीज़ों को नहीं देखा, तो हाई इन्फ्लेशन हो सकती है। कि ऐसा नहीं हो कि हमने इन्फ्लेशन की वजह से जो ग्रोथ करना था, जो हम इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा रहे हैं, उसकी वजह से इकोनॉमी की और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाए। तो बोले कि गवर्नमेंट को कंसिडर करना पड़ेगा कि रिव्यूइंग द fiscal capacity and the think of the more measure and stimulate growth and mitigate the detrimental effect of the high inflation। उनको पूरा इफेक्ट वगैरह को देखना पड़ेगा, और जो भी इंटरेस्ट रेट्स है या कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हो रही हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। बोलते हैं कि दलाई लामा ने जो है वो अभी 1 महीने का अपना विजिट जो है वो किया है, कहाँ का, लद्दाख का। उसके बारे में बात करते हैं। तो दलाई लामा ने यहाँ पर जो है वो बॉर्डर इश्यूज जो हमारे चाइना के साथ में हैं उनको जो है वो सॉल्व करने के बारे में बात की। इन्होंने मीडिया को ये बोला है कि आज नहीं तो कल आपको जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और जो भी आपका बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया के साथ में, उसके ऊपर तो बात करनी पड़ेगी। तो दोनों पार्टीज़ को जो है वो मिल करके इसके बारे में बात करनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है कि 36 राफेल जेट्स जो है वो डिलीवर हो चुके हैं इंडिया को। तो फ्रेंच एनवॉय ने ये जो है वो इन्फॉर्मेशन दी है। 36 में से जो 35 है वो इंडिया में पहुंच चुके हैं और एक अभी आना बाकी है। तो बोला कि उसको अभी आना बाकी है। और अगर हम बात करते हैं नेवल वेरिएंट ऑफ द फ्रेंच जेट राफेल एम, तो ये आपका रेस इज इन द रेस अलॉन्ग विद बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट फॉर द इंडियन नेवी स्टैंडर्ड एंड जेट्स टू ऑपरेट फ्रॉम द एयरक्राफ्ट कैरियर्स, कि यहाँ से जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह ऑपरेट हो सकते हैं। अगर जनवरी में देखें तो आपका जो राफेल एम है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया था, उसकी जो भी कैपेबिलिटी जो भी थी, कंपैटिबिलिटी थी, उसको चेक किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था, ये किया गया था आपके नेवी शोर बेस टेस्ट फैसिलिटी, कहाँ पर, गोवा में। ठीक है, और F-18 की बात करें तो इट कैरिड आउट इट्स डेमोन्स्ट्रेशन इन मई मंथ में ही वो कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, अब इंडिया ने जो है वो ये 2016 में ही इनके साथ में, फ्रांस के साथ में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था, जो कि कितना, ये आपका पड़ेगा यूरो 7.87 बिलियन का इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट इसको हम बोल रहे हैं, जिसको हम IGA बोलते हैं। IGA हमने 2016 में जो है वो साइन किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है कि ईरान और बेलारूस जो है वो न्यूएस्ट मेंबर हो सकते हैं SCO के। याद रखना अभी बने नहीं है, बनेंगे पर ही।
ठीक है। तो ये जो है वो आपको एससीओ के बारे में जानना इसके रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अभी बेसिकली बोला क्या जा रहा है कि इस ग्रुप को, एससीओ के ग्रुप को जो है वो एक्सपैंड करने की बात जो है वो कर रहे हैं। तो बोले कि लीडर्स ऑफ ग्रुपिंग इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, रशियन प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है, या चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं इनके शी जिनपिंग है, तो ये जो है वो सब मिलकर के बात कर रहे हैं। तो अभी सबमिट हुई कहाँ पर, समरकंद उज्बेकिस्तान में। तो उसके बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं कि किस तरह से हमें इसको और एक्सपैंड करना चाहिए। तो ईरान और बेलारूस को जो है वो इसकी मेंबरशिप देने की बात हो रही है। तो ईरान के लिए तो बहुत ही पहले जारी हो गई थी बातचीत की नहीं, इनको जो है वो देनी है, मेंबरशिप देनी है, बट अब जो है वो बेलारूस के लिए भी यहाँ पर उन्होंने दरवाजे खोल दिए हैं, उसकी भी प्रोसेस जो है वो चल पड़ी है। तो इंडिया, रशिया जो है, और उसके अलावा 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन कौन सी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान जो है वो फाउंडिंग मेंबर हुआ करती थी एससीओ की। तो यहाँ पर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, दोनों ने एक साथ ही ज्वाइन किया था, एक ही साल में 2017 में ज्वाइन किया था, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड ऑफ एक्सपेंशन जो है वो इस ग्रुप का यहाँ से शुरू हुआ था कि सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान को ही इन्होंने फाउंडिंग मेंबर्स ने इंक्लूड किया, और उसके बाद में ही ये एक्सपेंशन जो है वो स्टार्ट किया। अभी लास्ट ईयर जो इनकी दुशानबे में समिट हुई उसमें इन्होंने ईरान को जो है वो सहमति दे दी कि आप ज्वाइन कर लो, और अभी जो है वो इनकी जो इस साल जो मीटिंग हुई है तो उसमें इन्होंने बेलारूस को जो है वो एंट्री देने की बात की है। और ये मीटिंग कहाँ पर हुई है इस साल, तो ये हुई है समरकंद उज्बेकिस्तान में, आपको याद रखना है। एससीओ के बारे में कुछ बात कर ले तो 2001 में ये फाउंड हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो आप देखिए, एससीओ का वैसे तो फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पर शंघाई में नहीं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में है, आपको याद रखना है। इसके फाउंडर्स कौन है, मैंने अभी आपको बताया है, रशिया, चाइना, और आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज 4 कौन सी, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ठीक है। तो UKKT आपको याद रखना है इनको, ठीक है। बात कर लेते हैं कि ईरान और बेलारूस लोकेटेड कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं कि ये है आपका ईरान, ठीक है, इंडिया से कहाँ पर सिचुएट करता है, और ये आ गया आपका बेलारूस, ठीक है। तो ये 2 कंट्रीज़ के बारे में बात करें, इनकी कुछ लोकेशन देख लेते हैं, क्योंकि लोकेशन वाइज भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में आ जाते हैं। ये है आपका बेलारूस, मिन्स्क इसकी कैपिटल है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये रशिया, किसके से बॉर्डर बना था, रशिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन, इनसे जो है वो ये बॉर्डर को शेयर करता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बाल्टिक सी और ब्लैक सी भी देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जो इनके प्रेसिडेंट है कौन है, ये है अलेक्जेंडर आपके लुक्सेंको, ठीक है। और इसकी करेंसी जो है वो बेलारूशियन रूबल है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये बेलारूस का फ्लैग है। अभी बात करते हैं अपने ईरान की, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये ईरान है, पर्शियन गल्फ और कैस्पियन सी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये आपका तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ से पाकिस्तान, ठीक है। और ये आपका आ गया इराक, यहाँ पर आपका कुवैत, मतलब इससे ये जो है वो वाटर बाउंड्री कहीं ना कहीं शेयर कर रहा है। सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये कतर आ गया, UAE आ गया, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा देख लेना है, आपकी गल्फ ऑफ ओमान आ जाती है, ये पर्शियन गल्फ आ जाती है, कैस्पियन सी हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपने देख लेना है। इसकी कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरानियन रियाल, और इसके प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, ठीक है। सुप्रीम लीडर जो है वो इनके अल खमीनी है, ठीक है। और ये ईरान का फ्लैग है, आपने इसके बारे में थोड़ा देख लेना है। एससीओ की बात करते हैं तो एससीओ एक परमानेंटल इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो है वो यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एम है कि इस एरिया में क्या करना है, पीस और सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लेकर के आनी। 2001 में इसको क्रिएट किया गया था, इसका चार्टर 2002 में साइन किया गया, और ये फोर्स में 2003 में आया था। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, इसको आपने याद रखना है। बात करते हैं कुछ MCQs की, ठीक है। इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कुछ MCQs पूछे थे, तो उसके बारे में भी यहाँ पर उनके भी आपको आंसर्स जो है वो अभी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखते हैं, पहला हमारे पास सवाल है कि NDA प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू बिलोंग्स टू विच ट्राइब, तो किस ट्राइब से है, गोंड, संथाल, भील या मुंडा। आपने इसका आंसर पहले खुद देना है, फिर ही आगे जो है वो मेरा आंसर सुनना है आपने। तो इसका सही आंसर जो है हमारे पास है ऑप्शन बी, संथाल ट्राइब से है। तो संथाल या संताल ट्राइब जो है वो इंडिया की 3rd लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब है, ठीक है। और किसके बाद में, गोंड और भील के बाद में तीसरे नंबर पर आती है संथाल ट्राइब, आपको याद रखना है ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो बोले कि जो संथाली पॉपुलेशन है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, झारखंड में देखने को मिलेगी, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी। NDA प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंडिडेट जो द्रौपदी मुर्मू है वो कहाँ से है, वो उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से है,
ठीक है। झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आपको ट्राइब मिलती है और ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो ये जो है वो इट्स वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैविंग डेंस कंसंट्रेशन ऑफ संथाली पीपल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो संथाल ट्राइब से हैं और अपार्ट फ्रॉम हर झारखंड चीफ मिनिस्टर जो हेमंत सेरोन है, या हमारे जो कैग हैं इंडिया के गिरीश चंद्र मुर्मू, या फिर हमारे हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड यूनियन जल मिनिस्टर हमारे जो कि विशेश्वर टुडू हैं, वो भी संथाल कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। तो इनके बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, इसको आपने याद रखना है। बाकी हमने एक चटनी के बारे में बात की थी जो कि स्पेशल टाइप की चींटियों से बनती है। तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे उन चींटियों का जो साइंटिफिक नेम है वो बताना है, साथ में ही इस चटनी का नाम भी बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वदेश दर्शन स्कीम की। तो ये इनिशिएटिव है किस यूनियन मिनिस्ट्री का, ये मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा था। तो चलिए अभी इसके आंसर की बारी है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो आपकी स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक जो है वो यहाँ पर है। तो देखते हैं कि स्वदेश दर्शन स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया था फॉर इरीगेटेड डेवलपमेंट थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट इन इंडिया, की इरीगेशन वगैरह को सब तरीके से सही से लेकर के आया जा सके, ठीक है। और इरिगेशन के लिए नहीं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना है इसका, ठीक है, इसके लिए लेकर के आया था। एंड अंडर दिस सेंट्रल सेक्टर स्कीम या सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वगैरह को, वो सब चीज़ें देना है, डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना है। नेक्स्ट सवाल था हमारे पास कि कौन सा स्टेट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और ONDC प्लेटफॉर्म से लिंक्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा यूपी, ठीक है। तो यूपी जो है वो पहला डिस्ट्रिक्ट बना ऐसा, या पहला स्टेट बना है ऐसा, जो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मार्ट किससे रिलेटेड है, वन नेटवर्क एंड वन डिजिटल कॉमर्स से रिलेटेड है। ONDC प्लेटफॉर्म से ये कनेक्ट कर दिया गया है। तो बोला कि इनिशिएटिव का एम क्या है कि हमने प्रमोट करना है ओपन नेटवर्क्स को फॉर ऑल एक्सपेक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि उनको एक्सचेंज किया जा सके और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से किया जा सके, ठीक है। ऑन बोर्डिंग एंड odopmart.com के ऊपर जो है वो ये चलेगा। एंड ODOP प्रोडक्ट्स जो है उनको इसमें डिस्प्ले किया जाएगा ई कॉमर्स के तहत। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर चलेगा, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, वो किस पार्टी के नेता थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कंजर्वेटिव पार्टी के ये नेता थे। तो ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन जो है वो उन्होंने रिसेंटली स्टेप आउट कर लिया है अपनी पोजीशन से। तो कंजर्वेटिव पार्टी के जो अब कोई लीडर है नहीं, तो अभी जो है वो यहाँ पर इसको लीडरशिप को देखा जाएगा आगे कौन बनता है। मैंने आपको बताया था कि इसके दावेदार कौन कौन है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास जुलाई 11 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो मनाया जाता है हर साल। तो इस साल इसका जो थीम था वो क्या था, अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर ऑफ ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इंश्योरिंग राइट टू चॉइस ऑफ ऑल। तो ये इस साल का थीम जो है वो रहा। तो ये जो डे है ये फर्स्ट टाइम कब मनाया गया, 1990 को इसी दिन मनाया गया था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो 90 कंट्री से भी ज़्यादा यहाँ पर बनाया गया। इनका अटेंशन था अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन इश्यूज़ के बारे में बात करना, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर रहती है। तो इसी के साथ में आपका आज का जो द हिंदू का डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है। और आपसे जो भी सवाल पूछते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप मुझे कोई सजेशन भी दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए, इससे जो है वो मोटिवेशन बना रहता है। तो वो सब चीज़ें आप जो है वो थोड़ा देखा करिए। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें कुछ भी यहाँ पर सजेशन मुझे दे सकते हैं।